अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। 27 दिसंबर 1999 लाहौर मेन डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन के नाम पर एक पार्सल आता है। इस पार्सल में एक लेटर, एक डायरी और एक भारी लिफाफा मौजूद होता है। पुलिस वाले जब इस लेटर को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा होता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, अगर मजीद जानना चाहते हो तो मुझसे राब्ता करो। पुलिस एहलकार ये लेटर पढ़ने के बाद ये समझते हैं कि शायद वो शख्स पागल है जो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, जिसके बाद वो उस लेटर को फाड़ देते हैं क्योंकि बाय फेस से भी वो शख्स एक नॉर्मल और शरीफ इंसान लगता था। खैर, जब पुलिस वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो इसके 4 दिन बाद यानी 31 दिसंबर 1999 को सेम पार्सल उस वक्त के एक मशहूर न्यूज़पेपर डेली जंग के चीफ एडिटर खावर नईम हाशमी को भेज दिया जाता है। खावर नईम हाशमी इस पार्सल को जंग न्यूज के क्राइम एडिटर जमील चिश्ती के हवाले कर देते हैं। पहले जमील चिश्ती भी इस लेटर को पढ़कर उस शख्स को पागल समझते हैं, लेकिन इस बार वो इस लेटर के साथ आने वाले लिफाफे को भी खोलते हैं। इस लिफाफे को खोलते ही उनके टेबल पर उन 100 में से 75 बच्चों की तस्वीरें फैल जाती हैं जिनको इस आदमी ने कत्ल किया होता है। और फिर 21वीं सदी के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2000 को डेली जंग के फ्रंट पेज पर इस शख्स को 20वीं सदी का मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि ये शख्स सबसे पहले एक जंजीर के साथ अपने विक्टिम का गला दबाता और फिर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके एक एसिड, जिसे केमिकल्स की जुबान में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आम जुबान में तेजाब कहा जाता है, उसमें डालकर उन्हें ज़ाया कर देता था। आप सबको ये शायद किसी थ्रिलर मूवी का सीन लग रहा होगा, बट ये सच है। इस शख्स का नाम जवेद इकबाल था जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर का रिहायशी था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसने ये कत्ल क्यों किए? अगर कत्ल किए तो इसके विक्टिम्स की तादाद 100 ही क्यों थी? और जब इसने कत्ल कर ही लिए थे तो ये पुलिस के पास क्यों आया था? इन सब सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में देखेंगे और साथ में जवेद इकबाल की स्टोरी को पूरी तरह से समझेंगे। लाहौर शहर की आबादी 2 करोड़ होनी है। 2 करोड़ में से 80 लाख तो मर्द होंगे। 80 लाख में 20 लाख शादीशुदा होने हैं। उन 20 लाखों के 10 लाख बच्चे होंगे। उनमें से 5 लाख स्कूल जाते होंगे। उनमें से 500 हर साल गायब हो जाते हैं, पर किसी को परवाह नहीं होती क्योंकि हर साल मजीद 1 लाख बच्चा और पैदा हो जाता है। जवेद इकबाल दिखने में एक बहुत ही सीधा साधा और शरीफ इंसान लगता था। कंडीशन चाहे कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना होती, इसके फेस पर हर वक्त एक स्माइल रहती थी। यहाँ तक कि जब इसे सजा सुनाई जा रही थी तब भी ये मुस्कुरा रहा था। वो एक बहुत ही तन्हाई पसंद आदमी था। हर वक्त लाहौर की सड़कों और गलियों में घूमता रहता था। वो हमेशा ऐसे बच्चों को किडनैप करता जिनके आगे पीछे कोई ना होता, क्योंकि अगर किसी बच्चे के माँ बाप या कोई जानने वाला होता तो डेफिनेटली वो उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते और ऐसे में जवेद का प्लान नाकाम हो जाता। इन कत्ल होने वाले बच्चों की उम्र कम से कम 6 साल और ज्यादा से ज्यादा 16 साल थी। खैर, सवाल ये उठता है कि आखिर जवेद इकबाल ने ये कत्ल किए क्यों? ये बात है 17 सितंबर 1998 की कि जब अभी इन कत्लों का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। जवेद इकबाल को शुरू से ही बच्चों से बहुत लगाव था। एक बार ऐसा हुआ कि वो 2 मसाजर यानी 2 मालिश करने वाले लड़कों को अपने घर लेकर आता है और फिर उन दोनों बच्चों के साथ करता है, जिसके बाद जवेद इकबाल बेफिक्र होकर अपनी सुकून की नींद सो गया। ऐसा हुआ कि एक दिन वो एक मालिशी को लेके आया, मसाजर को। इसने उस मसाजर के साथ भी रात का भी कुछ ही हिस्सा गुजरा था कि उन दोनों लड़कों ने जवेद इकबाल से बदला लेने का सोचा और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जवेद इकबाल की पिस्तौल से उस पर हमला कर दिया और हमले के बाद फौरन वहां से फरार हो गए। खैर, इस हमले की वजह से जवेद इकबाल का सर फट गया और एक साइड का जबड़ा भी टूट गया, जिसकी वजह से जवेद इकबाल 4 से 5 महीने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में रहा। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ बहुत रोती थी। हालत ये थी कि हर वक्त बीमार रहती और उसी के ख्यालों में खोई रहती थी और जितना हो सकता था अपने बेटे के पास रहती। हुआ कुछ यूं कि जवेद इकबाल के इलाज के दौरान ही उसकी वालदा का इंतकाल हो गया। जब जवेद इकबाल को ये बात पता चली तो उसने उसी वक्त एक स्टेटमेंट कही, उन 2 बच्चों की वजह से मेरी माँ रोई थी, अब मैं 100 माओं को उनके बच्चों के लिए रुलाऊंगा। यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि साइको लोग अपने रूल्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। मतलब अगर एक बार वो कोई कमिटमेंट कर लें फिर उससे पीछे नहीं हटते। गिरफ्तारी के बाद जब जवेद इकबाल का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उसने अपने बयान में ये भी कहा था, मारने को तो मैं 500 बच्चों को भी मार सकता था, मुझे किसी का डर नहीं था और ना ही पैसों की कमी, लेकिन मसला ये था कि मैंने अहद सिर्फ 100 बच्चों को मारने का किया था और मैं उसे तोड़ना नहीं चाहता था। जवेद इकबाल इन बच्चों को बहुत एहतियात से अपनी जाल में फंसाता था।
वो कोई भी काम जल्दी में नहीं करता था। मतलब आप खुद सोचें कि एक 100 बच्चों का कत्ल करना, फिर उनकी डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना और किसी को पता भी ना लगने देना, ये एक बहुत टाइम टेकिंग और मुश्किल काम था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जावेद हमेशा ऐसे बच्चों को टारगेट करता है जो या तो ऑर्फन होते या बेघर। ऐसे में जब भी वो इन बच्चों से मिलता तो इनसे यही कहता कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरा काम कर देना और मैं तुम्हें रहने की जगह और खाने पीने की चीजें दे दूंगा। बच्चे जब उसकी ये बात सुनते तो उन्हें तो ऐसा ही लगता कि शायद ये हमारी मदद करना चाह रहा है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि जावेद का इरादा क्या है। जावेद जब इन बच्चों को घर लाता तो इन्हें नए कपड़े देता, नए जूते देता और साथ में खाने को अच्छी चीजें भी देता। बच्चे उसके इस बिहेवियर से बहुत मुतासिर होते और फिर जावेद देखने में भी बहुत मासूम लगता था। उसे बच्चों को कन्विंस करने, उन्हें अपने पर यकीन करवाने में कभी कभी हफ्ते, महीने और कभी तो पूरा साल भी लग जाता था। वो अपने हर विक्टिम को बहुत करीब से ऑब्जर्व करता, वो किस टाइम आता है, कब जाता है, किसके साथ आता है, उसका दोस्त कौन है, वगैरह वगैरह। अपने इस ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को और भी आसान करने के लिए जावेद ने एक वीडियो गेम की शॉप भी बनाई जहां पर बच्चे आते और जावेद वहीं से अपना अगला शिकार ढूंढता। आप सबके जहन में ये सवाल तो आया होगा कि क्या जावेद को डर नहीं लगता था या उसे उन बच्चों को मारते हुए रहम नहीं आता था। असल में होता यह है कि हर इंसान की जिंदगी में एक काम ऐसा जरूर होता है जिसे करने से उस इंसान को सुकून मिलता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो वो सुकून इतना मायने नहीं रखता। कुछ लोग जो एक आम इंसान से ज्यादा परेशान होते हैं वो सिगरेट, शराब, ड्रग्स और इस जैसी चीजों में अपना सुकून ढूंढ लेते हैं। यहाँ तक तो फिर किसी हद तक बात ठीक होती है, लेकिन इसके बाद आते हैं साइको पर्सन्स। साइको पर्सन्स वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज खोई होती है और वो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है कि जावेद इकबाल जब एक के बाद एक कत्ल करता तो उसे डर लगने की बजाय और भी मजा आता, क्योंकि साइको लोगों को सिर्फ अपनी नीड्स की फिक्र होती है, उन्हें किसी दूसरे पर्सन की फीलिंग की कोई फिक्र नहीं होती। जावेद इकबाल अपने किसी भी विक्टिम को मारने से पहले उसकी खूब खिदमत करता, फिर वो इस विक्टिम के साथ जब उसका इस विक्टिम यानी उस बच्चे से दिल भर जाता तो फिर वो उसे मारने की तैयारी शुरू करता। वो सबसे पहले एक लोहे की जंजीर के साथ इस बच्चे का गला दबाता। जब उसे यकीन हो जाता कि अब उसका विक्टिम मर चुका है तो फिर वो उसकी लाश को ठिकाने लगाता। कभी कभार वो इन बच्चों की लाशों को काटता और बकाया जात को करीब की नदी में फेंक आता था। साइको किलर्स की एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, वो अपने हर विक्टिम की कोई ना कोई एक चीज अपने पास जरूर रखते हैं। जावेद इकबाल भी अपने हर विक्टिम यानी हर एक बच्चे के जूते अपने पास रख लेता। यही वजह है कि अरेस्ट के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पुलिस को पूरे 100 बच्चों के जूते मिले। अब ऐसा भी नहीं था कि जावेद जिस भी बच्चे को पकड़ता उसे कत्ल कर देता, बल्कि वो बहुत एहतियात और सोच समझकर इन किडनैप किए हुए बच्चों में से अपना शिकार ढूंढता। यही वजह है कि अरेस्ट के वक्त भी उसके घर पर अभी बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। जब पुलिस ने इन बच्चों से पूछताछ की तो इन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जावेद इकबाल एक बहुत अच्छा इंसान था, क्योंकि वो इनको बहुत खुश रखता था। खैर, एक के बाद एक जावेद इकबाल बड़ी चालाकी से अपना शिकार ढूंढता, उसे अपने घर लाता, उसके साथ करता और फिर उसे मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा देता। जब उसके इन विक्टिम्स की तादाद 100 हो गई और उसकी 100 बच्चों की माओ को रुलाने की कमिटमेंट पूरी होगी तो अब उसने डिसाइड किया कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। जिसके बाद उसने एक लेटर जिसमें उसने इतराफ़े जुर्म किया था, एक डायरी जिसमें उन सब बच्चों के कत्ल की वारदात के बारे में लिखा हुआ था और एक लिफाफा जिसमें उन सब बच्चों की तस्वीरें मौजूद थी, लाहौर पुलिस स्टेशन भेज दी। पुलिस भी जावेद इकबाल के इनोसेंट फेस की वजह से धोखा खाती है और समझती है कि शायद ये मजाक कर रहा है। जिसके बाद जावेद इकबाल सेम लेटर डेली जंग के चीफ एडिटर को भेज देता है, जो फर्दर इसे अपने न्यूज के क्राइम एडिटर जमील चिश्ती के हवाले कर देते हैं। जमील चिश्ती उस लेटर को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा होता है कि मैंने 100 बच्चों का कत्ल किया है, मजीद जानना चाहते हो तो मुझसे राब्ता करो। और साथ में वो उस लिफाफे को भी खोलते हैं और डायरी को भी पढ़ते हैं। उन्हें किसी हद तक ये बात सच लगती है और फिर वो 1 जनवरी 2000 यानी 21वीं सदी के पहले दिन ये रिपोर्ट शाया करते हैं कि जावेद इकबाल 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। अरेस्ट के बाद जब जावेद इकबाल से ये पूछा गया कि वो न्यूज एजेंसी के पास क्यों गया था तो उसका कहना था कि वो चाहता था कि उसकी कहानी पूरी दुनिया को पता लगे, और ऐसा ही होता है। साइको लोगों को अच्छा लगता है कि लोग उनके नाम से डरें और वो लोगों के इस डर को एंजॉय करते हैं। खैर, ये न्यूज देखते ही लाहौर पुलिस हरकत में आ जाती है, क्योंकि जिस जावेद इकबाल को वो पागल समझ रहे थे वो सच में 100 बच्चों का कातिल था। लेकिन इससे पहले कि वो जावेद इकबाल को पकड़ते, जावेद इकबाल अपने घर से भाग चुका था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जहाँ जहाँ शक था
वहां पर रेड की। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने जावेद इकबाल के घर वालों से भी पूछताछ की। इसी पूछताछ के दौरान उसकी बहन ने बताया कि जावेद इकबाल के इस बैंक में अकाउंट है, तो जब भी उसके पास पैसे खत्म होंगे तो वो इसी बैंक से पैसे निकलवाएगा। इधर जावेद इकबाल भी बहुत तेज दिमाग का आदमी था। वो भागते वक्त अपने साथ 2 लड़कों को भी लेकर गया था। जब जावेद के पास वाकई में पैसे खत्म हुए तो वो जेहलम में उस बैंक की एक ब्रांच से पैसे निकलवाने के लिए गया। जावेद ने खुद जाने के बजाय अपने साथ मौजूद लड़के साजिद को पैसे निकलवाने के लिए भेजा और खुद बैंक के बाहर ही रुक गया। ये जेहलम में सराय आलमगीर एक बैंक पर इसके पैसे ख़त्म हो गए। ये तीनों बच्चे लेकर आप खुद भी बाहर बैठ गया 2 को और 1 को भेजा, तुम जाओ जाकर ये कैश कराओ। जैसे ही पुलिस वालों को जावेद इकबाल के अकाउंट के साथ छिड़खानी दिखी वो फौरन उस जगह पहुंच गए, लेकिन तब तक जावेद इकबाल वहां से भाग चुका था। इसके बाद भी पुलिस ने अपनी कोशिशें जारी रखी, लेकिन वो जावेद इकबाल को ना पकड़ सके। जब पुलिस अपनी सारी कोशिशें कर चुकी थी और नाकाम हो चुकी थी, तब जावेद इकबाल एक दिन खुद ही जंग अखबार के ऑफिस पहुंच गया। इधर जावेद इकबाल ऑफिस पहुंचता है और उधर ये खबर पूरे लाहौर में फैल जाती है, जिसके बाद उस ऑफिस के इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस जमा हो जाती है। लेकिन साथ ही जंग न्यूज के चीफ एडिटर को एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन जुबैर मीर थे। उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल को पुलिस के हवाले ना किया जाए, बल्कि आर्मी के सोल्जर्स आते ही होंगे उन्हें लेने। खैर, आर्मी को जावेद इकबाल क्यों चाहिए थे, उन्होंने उसके साथ क्या किया, ये कोई नहीं जानता। इसके बाद कोर्ट में जावेद इकबाल का केस चलने लगा। अरेस्ट के बाद जब जावेद इकबाल के घर को इन्वेस्टिगेट किया गया तो इसके घर से 3 ड्रम मिले। एक ड्रम में उन 100 बच्चों के जूते और कपड़े मौजूद थे, दूसरे ड्रम में उन मरे हुए बच्चों के बकाया जात मौजूद थे, जबकि तीसरे ड्रम में उन बच्चों के सर के बाल मौजूद थे। इसके घर के दीवारों पर और हर तरफ खून फैला हुआ था। इसके घर से अजीब सी स्मेल आती थी। न जाने कब से इन बच्चों की लाशों के बकाया जात यहाँ पड़े हुए थे। खैर, इस केस का फैसला सुनाते हुए उस वक्त के जज ने इसे एक बहुत अजीब सजा सुनाई। सबसे पहले जज ने यह कहा कि इसे ये सजा पब्लिकली दी जाए, यानी उन सब घर वालों के सामने दी जाए जिनके बच्चों को इसने मारा था। फिर इसके बाद सबसे पहले इसका गला दबाया जाए, यानी फांसी दी जाए। फिर फांसी के बाद इसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और फिर इन टुकड़ों को उसी तेजाब में फेंका जाए जिसमें वो उन बच्चों की लाशों को डाला करता था। He should be strangulated as he has committed the murder of 100 children, and the court has recommended that execution should take place in the presence of legal heirs of the deceased as provided under section 302 APPC. After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his statement. यहाँ पर एक बहुत हैरानी वाली बात बताता चलूं कि जब जावेद इकबाल को ये सजा सुनाई जा रही थी तो तब वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह मुस्कुरा रहा था। लोगों का ख्याल था कि सजा का सुन के वो उदास होगा या उसका चेहरा लटक जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसे किसी किस्म का कोई डर भी नहीं था। इसकी सजा में इसका एक साथी साजिद भी शामिल था। इन दोनों को लखपत जेल में रखा गया था। खैर, अभी फांसी को कुछ दिन बाकी थे कि जेल से एक खबर आती है कि जावेद इकबाल और उसके साथी साजिद ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस वालों का कहना था कि इन दोनों ने बेडशीट्स को जेल की खिड़की के साथ बांधा और फिर इन बेडशीट के साथ लटक कर खुद को फांसी लगा ली और ऐसे जावेद इकबाल इस दुनिया से चला गया और अपने साथ उन 100 बच्चों के कत्ल के केस को भी ले गया। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या जावेद इकबाल ने वाकई में खुद को लटकाया होगा या उसे किसी और तरीके से मार दिया गया था, क्योंकि उस जेल की हाइट तकरीबन 20 से 25 फुट की थी। दूसरी बात ये कि एक सजाए मौत सुनाए जाने वाले पर्सन के पास कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं रखी जाती जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक ही पुलिस स्टेशन में एक ही वक्त पर 2 अलग अलग जेलों में 2 अलग अलग आदमी खुदकुशी करें और किसी को पता भी ना लगे? जवाब जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।